आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स इंट्रो मैंने किया और उसके बाद आपने देखा होगा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान स्पेशल, आपने पैकेज भी देखा। साथ में बात करेंगे हम ह्यूमन राइट्स की, और इसमें सब ऑफ कोर्स चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बहू हो, बीवी हो, शौहर हो, सब इसमें आते हैं। और कौन कहाँ कहाँ शिकार हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। और ये इतने डेंजरस हो जाते हैं समटाइम। आपने देखा होगा कि कोई कहीं पे बच्चियां जो हैं वो एज अ सर्वेंट काम करती हैं, उनके ऊपर भी जो है तशद्दुद किया जाता है। कहीं शौहर बीवी को कत्ल कर देता है, कहीं बीवी पका के कोरमा बना लेती है, ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है। तो आज हम सारी बातें करेंगे, इसमें देखते हैं कि कहाँ पर जराइम जो है, क्राइम, ये दोनों चीज़ें कहाँ तक ज़्यादा उरूज पर पहुँच गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर एजुकेट भी यानी कि वकला भी मौजूद हैं, और वो इदारे जो इस चीज़ को ऑफ कोर्स जो लोग मुजरिम या जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या उनकी जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसको कैसे उनको जो हिफाजत में लेते हैं या उनके लिए लड़ते हैं, जो मैं कह सकती हूँ उनको सेफ साइड पहुँचाते हैं। तो बात करेंगे ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं, वो इदारे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, मेरे पहले भी मॉर्निंग शो में आ चुकी हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की हमारे साथ। एजुकेट हमारे साथ राहिल और रहमान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। राहिल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, राहिल के बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती है एडवोकेट नजमा परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजमा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने मॉर्निंग शो में, और आज बहुत सारी हम इंशाल्लाह आपसे अवेयरनेस भी लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे इस हाथ पर मेरी प्यारी बहनियाँ तशरीफ रखती हैं। मेरे जब भी मैं ख़वातीन की बात करती हूँ वो ज़रूर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनती है। यहाँ रुबीना शाहीन साहिबा मौजूद हैं, और ये हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। और जी बिल्कुल उनकी बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं, दौड़ती रहती हैं, भागती रहती हैं, दबंग लेडी हैं, इरम सलीम साहिबा मौजूद हैं, और ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस क्या सिंध की प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ मेरी बहन इधर उधर उधर दौड़ती रहती हैं। चले, अच्छी बात है, दौड़ तो लगानी पड़ेगी क्योंकि ऑफ कोर्स भागना दौड़ना पड़ता है। हम लोगों को सेफ साइड की तरफ जब लेके जाते हैं उनके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, और ये टॉपिक भी राहिल ने दिया, तो राहिल की तरफ चलते हैं। सर, मैं चाहूँगी इसके ऊपर ज़रा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम इरम की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू राहिल। एवरीवन, देखें आजकल हमारे यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारी डिस्टर्बेंस है लाइफ में लोगों की। किसी भी एज का कोई भी बंदा है या कोई भी हमारे यहाँ जेंडर है, इवन मेल फीमेल, और आजकल आप देखें बहुत ज़्यादा शीमेल्स इन हुए हैं कि वो अब अपने राइट्स के ऊपर हर जगह हमें नज़र आते हैं। असम्बलीज़ में भी वो जाते हैं, इवन पुलिस से कोई हार्डशिप्स होती हैं तो वो सारे यूनाइटेड होकर पहुँचते हैं। इवन बच्चों के साथ आप देखें इलीगल एक्ट्स होते हैं। हमारा मसला ये है कि एक तो तालीम की थोड़ी कमी है हमारे लोगों में, दूसरा ये कि वो बता नहीं पाते। अब जैसे हमारी दो सीनियर ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनके पास इतने लोग आते होंगे, लेकिन वो वही है कहीं ना कहीं आके कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आके जो है ना वो, आप जैसे इन्होंने इंट्रो में बताया कि अब जैसे कोई खातून या कोई बच्चा या कोई लेबर है, अब उनको राइट्स नहीं पता। सही है, मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप मुझे मारोगे या मेरा मिसयूज़ करोगे या मुझे जो है ना, जैसे स्लेवरी हमारे यहाँ ग़ुलामी कहा जाता है, तो हमारे यहाँ लोग उसको एज अ स्लेवरी समझ के देख रहे होते हैं कि जी हम इसके मालिक हैं। अगर आप किसी को बोलो ना भाई इसको क्यों मारो, वो बोलता है जी ये हमारा है, तुम्हें क्या लेना देना, हम मालिक। तो हम बोलते हैं भाई ये इनके राइट्स हैं, आप इनको सर्व करो। तो वो आपको सर्व कर रहे हैं तो आपकी वो आप उनको पेमेंट कर रहे हो। ये नहीं है कि भाई आप उनको जो है ना अपना ग़ुलाम बना लो, जैसे ओल्ड एरा में होता था। और अभी भी हमारे यहाँ कुछ फ्यूडल सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि कोई लोग बताते नहीं, ज़रा सा कुछ होता है तो जो है ना वो उनके ऊपर पूरी फैमिलीज़ को गायब कर दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी जो है ना लोगों को कंसिडर करनी चाहिए। हमारे यहाँ हर तरह का इदारा मौजूद है, लेकिन वो ये लोगों की रीच नहीं है, और या फिर वो कुछ रीजंस आगे दब के थ्रेटन किया जाता है उनको कि आपको मार देंगे, आपको जो है ना ये करेंगे। फिर इसी में ह्यूमन राइट्स में जो सेक्सुअल हरासमेंट आजकल बहुत हुई है कि उनकी बच्चियों को इवन आप देखते हैं कि उठा के ले गए या उनको थ्रेट करते हैं या उनकी वाइफ के साथ कोई भी इलीगल एक्ट्स करते हैं।
اور بچوں کو بھی ایون آج کل آپ دیکھیں کیا جاتا ہے کہ وہ فوراً یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو انکلوتھ کرو, انڈریس کرو, اور ان کی ویڈیوز آج کل جو چل رہا ہے بہت وائرل کی جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا لوگوں کو تھریٹ کرتی ہے, اسی وجہ سے ان کو ایسے بلیک میل کرتے ہیں. ان کی پکچر ویڈیوز یا کسی سے ڈبیٹ ہو رہی ہے, انہیں کو اپنے ہی بندے بھیج کے کہہ دیں گے بھائی اس سے بات کرو پیسوں کے اوپر یا کسی چیز پہ. تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں دیکھو تم نے ہمارے خلاف یہ بات کی, ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے. تو ایسے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اور تھریٹن کرتے ہیں, پھر ان کا مس یوز کرتے ہیں اپنی مرضی سے. تو یہ ساری چیزیں اوکے, چلیں ہم سب سے ایک ایک آف کورس اس کی وہ لیں گے, گفتگو میں شامل کریں گے بیسکلی ہیومن رائٹس کس کس ڈومین میں کہاں کہاں لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں. ہم ارم سلیم کی طرف چلتے ہیں. ارم آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. اور سبھی بہت زبردست ماشاء اللہ یہ پروگرام آپ کا جو ہراسمنٹ پہ ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں اس کو اب کو ختم ہی نہیں کرنا. ویک میں ایک شو یہ ہونا چاہیے لازمی, کیونکہ یہی اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی اویئرنیس ہے. ایز اے ہیومن رائٹس وومن ونگ پریزیڈنٹ سندھ ارم سلیم, میرے پاس یقین مانے کہ روز کی بنیاد پہ یہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ انتہا سے زیادہ ہراسمنٹ پہ ہوتے ہیں. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میڈیا میں بھی ایک آیا تھا وہ پروگرام کے, وہ پولیس والے نے اپنی وائف کو قتل کر دیا. تو اس کی بھی وہ بچیاں 7 بیٹیاں تھیں اس کی, اور وہ عورت کو مار دیا بے گناہ. ہم تو اس کو بے گناہ ہی کہیں گے, کسی کا قتل کر دینا. جرم کیا تھا وہ تو بعد کی بات ہے, جب ہم اس کو دیکھیں گے کسی ایڈوکیٹ کے حوالے سے, کورٹ کے حوالے سے, تو وہ بات. لیکن سامنے جو بظاہر ہے وہ یہی ہے کہ ہراس کیا گیا, جب وہ بندی نہیں مانی تو اس کو شوٹ کر دیا. اچھا, میں آپ سے یہ جو آپ نے جو ڈیٹیل بتا رہی ہیں, میں اگین آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اور آپ کا تھوڑا سا ہے, میں بات کرتی ہوں آپ سے. ہیلو, السلام علیکم. اچھا, میرے خیال میں نے آپ کی بات سے شاید فون بھی آپ سے ہی کوئی بات کرنا چاہتا, لیکن ابھی ان کی لائن آپ سے جڑے تو میں آپ سے بات کرتی ہوں. اچھا جی, میں ذرا ان کے برابر میں جو ہیں وہ میری پیاری بہن روبینہ ارم بھی بات کر رہی تھی, اور میں چاہوں گی آپ سے ذرا سی بات کروں کہ یہ جو خواتین آپ کے پاس آف کورس آپ دیکھتی ہیں, تو یہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی نظر میں کس حد تک عروج تک چلا گیا خواتین کی ہراسمنٹ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ نے ٹاپک رکھا. اور میں بھی یہی چاہوں گی ارم سلیم کی طرح کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ ان ہراسمنٹ پہ لازمی پروگرام کیا کریں. ہر طرح کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے. جو خواتین کمپنیز میں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, جو بچیاں کالج اسکول جا رہی ہیں ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. یعنی مختلف ٹاپک کے اوپر اگر آپ ان کیسز کو دیکھیں تو یہ چل رہے ہیں. تو ہمارا اصل جو ہماری کمی ہے وہ شعور کی کمی ہے. صحیح, ان کو اویئرنیس نہیں ہے. تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان بچیوں کے لیے, ان خواتین کے لیے جو کمپنیز میں کام کر رہی ہیں, فیکٹریز میں کام کر رہی ہیں, ان کے لیے یہ بہت اچھی اچھا, چیز ہے. صرف یہ میں کہوں گی کہ فزیکلی نہیں ہے بلکہ لوگ پیسوں سے بھی ٹھگتے ہیں. یہ بھی ایک میں کہوں گی ایک ہراسمنٹ کی ایک شکل ہے یا کسی کو پریشان کرنے کی ایک شکل ہے. اس کے بارے میں بتائیں ذرا, کیونکہ آپ بھی اس کا میں بھی اس کا شکار ہوئی ہوں اور بالکل ہوئی ہوں, اور ایسی بہت ساری خواتین اس کی ٹھگ میں آئی ہیں. نہیں, ابھی تک مزید آپ یہ دیکھیں اس کی ڈٹائی میں حیران ہوں. اپنے آپ کو میڈیا پرسن کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو دادا کہتا ہے, ڈیجیٹل دادا. اچھا, دادا کے نام سے مشہور ہے, اور پروگرام اناؤنس کرتا ہے, اور پروگرام سے ایک دن پہلے کہ یہ مسئلہ ہو گیا, یہ ڈیلے ہو گیا, لہٰذا اس کو نیکسٹ ویک میں کیا جائے گا. تو وہ 2 مہینے سے یہی کرتا آ رہا ہے. اچھا, اور اس بیاہ پہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. ایوارڈ میں ایوارڈ یہ ہے, وہ برائڈل شو ہے, یہ منا رہے ہیں, فلانے آ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کے لوگوں کے نام لگا رہے ہیں, تصویریں لگا رہے ہیں, اور باقاعدہ پورا اس نے گروپ بنایا ہوا ہے, اور اس میں اونلی ایڈمن لکھا ہوا ہے. خود کسی بندے کو وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس وہ کچھ اس نے اپنے جو اس کے خریدے ہوئے لوگ ہیں یا اس کے ساتھ جو ملی ہوئی ٹیم ہے وہ مل کے اور بس پوسٹیں چلا رہے ہیں, اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں. اور میڈیا کا وہ آپ ایکشن لیں گی اس کا؟ لوں گی بالکل. اچھا, سائلنٹ نہیں ہے, وائلنٹ ہونا ہے. بالکل. روبینہ جی نے ٹھان لیے. ہم چلتے ہیں ذرا ارم کی طرف. ارم, میں چاہوں گی دوبارہ سے ذرا سا ایک نشاندہی کی جائے, ایک واقعہ بھی آپ سنانا چاہتی میری بہن, ذرا دوبارہ سے بسم اللہ کیجیے. سبھی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ واٹس ایپ کے تھرو اب بہت زیادہ جو ہمارا واٹس ایپ ہے اس کے تھرو بہت سارے لوگ اس طرح ہراسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ کسی کی بھی کوئی اس طرح کی اگر
नाजिबा पिक है या उसके साथ का कुछ है, वो चीज़ें उनको Blackmail में आ गया वायरल ये तो। करके उन्हें ब्लैकमेल करना, उन्हें आगे लेके जाना, तो इस तरह के केसेस आते हैं जब मेरे पास, तो मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ आप सबसे पहले साइबर क्राइम में जाएं। सही है। क्योंकि हमारा पहला स्टेप जो व्हाट्सएप के थ्रू, कोई पुलिस कोई थाना कुछ नहीं देख रहा होता, ये साइबर क्राइम देख रहा होता है। तो खुदारा आप लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो हमें कहाँ जाना है। इस चीज़ की अवेयरनेस जब तक हम लोगों को नहीं देंगे, और व्हाट्सएप में इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आ गई हैं कि किसी की भी बारे में कुछ भी कह देना, गलत बता देना, वो चीज़ें तो वायरल कर देती ना व्हाट्सएप में कि ये शख्स ऐसा है। मैं अगर किसी के लिए आवाज़ उठाती हूँ तो फिर वो मेरी ज़ातियात पे आते हैं। ओके। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ भाई अगर आप लोग यकीन से हकीकत कहते हैं ना तो सामने ले आएँ। अच्छा इरम, ये वो जो वाक़या आप सुनाई थी आयो का, क्या वो ज़रा समझ जी, आयो ने अपनी वाइफ को कत्ल किया। एक्चुअली 1.5 साल तकरीबन उनकी शादी रही और उसकी 7 बेटियां थी। उसने डिवोर्स ली अपने पहले शौहर से और फिर इंस्टा के थ्रू जाके एक लव मैरिज करी एक इंस्पेक्टर से, ओके। जो कि आईओ है, ठीक है। सदर थाने के। तो उनका भी ये वाक़या चल रहा था चैनल्स पे। तो अब उन बच्चियों ने अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाई तो उनके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं था। एक नॉर्मल तबका है, गरीब नहीं हो सकता, जाहिर है पुलिस है कहीं ना कहीं, तो वो उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा वो बच्चियाँ क्या कह रही हैं कि हमारे जो स्टेप फादर हैं इन्होंने किस रीज़न से हमारी मम्मा को मारा? उसका ये कहना है कि हमने अपनी माँ को छोड़ दिया था जब शादी उन्होंने कर ली, तो फिर वो हमसे आस्ता आस्ता मिलना शुरू हुई, तो उनको वो बहुत मारते थे। अक्सर उसकी कॉल्स रिकॉर्ड ये सब मेरे पास आया। तो वो इस तरह थे कि वो पी पिला के आते थे, या वो किसी गुस्से में जुनूनी तौर पे आके उसको शक करना कि तुम बाहर गई, ये चीज़ें, फिर वो उसको मारना। वो अपनी दोस्त को भी बता रही है कॉल रिकॉर्ड में कि मेरे साथ ऐसे, और रात में उसको डिवोर्स दी और सुबह उसको जब दोबारा लेने आया है तो वो अपने मैके जा रही थी। यंगो उसने बुलाई कि भाई मैं बुला लूँ और चली जाऊँ। वो गेट पे बाहर बैठी थी, वो आई बेटी के साथ खड़ी थी, वो आया कहता घर चलो। उसने कहा कि नहीं जाऊँगी। उसने वहीं शूट कर दिया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी सब आया है। तो बच्चियों का कहना है कि अच्छा उसने उन्होंने कोई फिर हमें भी कहा, कोई नशा या ड्रग्स तो नहीं ली हुई थी उस शख्स ने? देखिए ये तो अब रिपोर्ट्स के अच्छा, ऊपर ठीक आता है, क्योंकि उस वक्त वो अरेस्ट हो गया, फौरन अच्छा। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया। वो ठीक इस है। वक्त जेल कस्टडी में भी है और उसके साथ कोई नहीं था बच्चियों के साथ। तो फिर उन्होंने रब्ता किया। बच्चियों की कुछ एज बता सकती हैं आप? तो एक बेटी शादीशुदा है, बाकी सब छोटी, तकरीबन 20, 22, 23 साल की बच्चियाँ। आगे एज भी पीछे। बहुत ज़्यादा, ठीक बस है। 20, 18, 20 से नीचे ही हैं 10 बच्चियाँ। ठीक है। तो अब उसको जब वो किया तो बच्ची को भी उसने पिस्तौल दिखाई, 2 गोलियां तो उसने उसी वक्त बीवी को मार दी। अल्लाह, और वो तो उसी वक्त मौके पे ही मर गई। मौके और पे बेटी को कहा कि अगर किसी से कहा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। खैर वो तो जाहिर है उसी वक्त 15 आई और फ़ौरन उस पर कार्रवाई हुई, बाजी शायद ले गए हॉस्पिटल उसको। और वो बच्ची बहुत खौफज़दा, सहमी हुई कि हम क्या करें, क्योंकि भाई कोई है ही नहीं। अब बाप है तो वो तो अब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं उस औरत से, क्योंकि वो तो डिवोर्स थी। अब वो जिसने मारा है उससे भी डिवोर्स हो गई थी। तो उसे किसी ने बताया कि आप ह्यूमन राइट्स में इदारे में जाएं और फिर बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इदारे से, हमारे जो एडवोकेट समीउल्लाह खान साहब हैं, वो हमारे डायरेक्टर भी हैं ह्यूमन राइट्स के, तो उन्होंने इस केस को लिया है और वो इंशाल्लाह इसको इंशाल्लाह, शुक्र है इदारे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं होगा, बिल्कुल इंसाफ होगा, जस्टिस होगा। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। बड़ा दुख होता है कि किसी के साथ भी ज़्यादती हो, इस बात का दुख बिल्कुल होता है। मैं अपने प्रोग्राम में ये नहीं कि आपको दुखी करना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे लोग, बच्चे वगैरह इस तरह की तकलीफ़ से गुज़रते हैं और जुर्म हो जाता है, क्राइम हो जाता है। अब ज़ाहिर पता है माँ मर गई तो बच्चियों की ज़िंदगी, एक बाप का शेल्टर भी नहीं है, माँ का भी नहीं है,
तो फिर ऐसे बच्चों को सर्वाइव करने में बड़ी मुश्किल होती है. लेट्स सी, हमारे साथ माशाल्लाह रुबीना भी मौजूद हैं, इरम भी मौजूद हैं और हमारे साथ नजमा मैम भी मौजूद हैं. और हम चलते हैं ज़रा राहिल, फिर उसके बाद नजमा की तरफ चलते हैं. राहिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि अब जैसे मिस इरम ने अभी बताया कि उनके 7 बच्चे तो उन्होंने किया, तो आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है ना, ग्रुप्स बनते हैं व्हाट्सएप का जो है दुनिया, जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया, वाइल आई वाज लर्निंग, हम जिस एरा में पढ़ते थे मोर देन 25 ईयर, तब हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें ही बताई थी. अब ये जो चीज़ है कि उसमें वो आते हैं, अब जैसे ये ग्रुप्स बने, उसमें कोई भी किसी को पिक करता है, वो उसके पीछे शुरू हो जाता है, फिर उसको इनवाइट करता है और चाय पीते हैं और मिलते हैं, ये प्रोग्राम है, इवेंट है, ये वो, फिर वो उसके पीछे एकदम ऐसे पीछे पड़ जाते हैं. वो एक होता नहीं उसको, जैसे कोई भी उसको परी बना देना, हूर बना देना, और वो मैं आपको पता नहीं क्या से क्या बना वो जो है ना वो करते हैं, फिर उनको अट्रैक्ट करते हैं थ्रू मनी, उनको अच्छी अच्छी जगह रेस्टोरेंट में खिलाना है, वो करना. आप अक्सर अभी आप जाएं रात में देखें, सारे ये जितने कैफेज बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप देखें लड़का होगा 24-26 साल का, खातून होगी 50-60 साल की, यू आर गोइंग टू कंसीडर कि वो माँ बेटा होंगे, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं. और इसी तरह इतना बड़ा आदमी होगा, वो उसके साथ बच्ची बैठी होगी 20-22 साल की, वो आपको लगेगा बेटी है, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी. तो वो ऐसे जो है ना पैसे देते हैं, वो है फिर वो अट्रैक्ट करते हैं. हमारी इवन लॉयर्स होती हैं, उनको वो नई नई आती हैं फील्ड में, तो ये पुलिस वाले, ये जो भी XYZ बंदा होता है, चाहे इवन हमारा लॉयर होता है, तो वो दे अट्रैक्ट थ्रू मनी. फिर वो अपनी बीवियों को भी नहीं बताते, वो शादियाँ कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं. क्योंकि वो यही कहते हैं ना, पुरानी बीवी या वो पहली बीवी है, उसको पता है कि भाई अब इसकी तो दूसरी शादी हो गई, ये मुझे छोड़ के उसके बाद भागेगा. तो वो दोनों तरफ जो है ना हरासमेंट करते हैं इनको. अब उसमें जो PPC में भी आता है और वो चीज़ें कि सेक्सुअल हरासमेंट वो है, वो फिर यही करते हैं. ये जो अभी मिस इरम ने पॉइंट किया है, ये जो बात शुरू में हुई जिस वजह से मारा गया होगा, और वो क्योंकि हम ये रेगुलर केसेस करते रहते हैं, तो इसमें यही होगा उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगाया होगा, खातून के ऊपर कोई बात हुई होगी, या वो पी के ये जो बात करी वो सुबह ही होगा ना, ये सारी रात जैसे पिए होते हैं या जो भी चीज़ करते हैं, वो फ़ौरन आगे उसने देखा होगा, इतनी सी बात नहीं मानो ये फ़ौरन. चले मैं आपकी बात एक मिनट, मैं ज़रा सा नजमा एडवोकेट नजमा परवीन की तरफ जाती हूँ. नजमा, ख़वातीन जाहिर सी बात है, मैं अभी आप थोड़ी देर आपका पॉइंट बड़ा वैलिड लगा मुझे. आपने कहा कि औरत इतनी मजबूर हो जाती है, बेटा ना पैदा करे तो उसका मसला, ऐसे ही है, ये भी हरेसमेंट ही कहलाता है कि आप उसका गला दबा दबा के बोले और उसको पहले ही टॉर्चर करें, बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम अपनी माँ के घर चले जाओ. अब वो सेक्रीफाइस करते, एक बच्ची पे करेगी, अब ये उसके हाथ में तो है नहीं ना, बिल्कुल उसको ब्लेम करना. तो ये फिर आखिरकार वो जब उसको नई ऑप्शन लोग कहता मैं तो बच्चे भी पैदा कर सकता हूँ, तो वो अपने बीवी बेटियों को छोड़ के, और ये ड्रामे भी देखे हैं मैंने और रियलिटी में भी ऐसा है कि वो दूसरी शादी करता है. ओवर टू यू, और आप कहेंगे क्या कहेंगे पर सॉरी इस पे? ये देखें, जब एक चीज़ कुरान पाक में लिखी है कि जो रिस्क है वो औरत के उससे मिलता है और औलाद जो है मर्द की किस्मत से मिलती है, तो ये एक चीज़ क्लियर है. अच्छा, इन चीज़ों पे कोई नहीं चाहता. आजकल एक सोशल मीडिया की और इन चीज़ों की ऐसी भागदौड़ लगी हुई है ना, किसी को अल्लाह तो याद ही नहीं है, तो कुरान तो बहुत दूर की बात है. आप कुरान हदीस की रोशनी में चलें, घर में ये अवेयरनेस दें, इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी. तो इन चीज़ों को ये नहीं करके, आपकी बात बहुत प्यारी कि उस बेटे को उसकी माँ ने सही गाइड नहीं किया. ये अवेयरनेस घर से ही मिलती है. घर में ऐसी तालीम दें कि अभी भी मैं कहती हूँ, मुझसे एक पूछ रहे थे कि हम फलां जो जज साहिबा हैं वो बड़ी सख्त है, वो सुनती नहीं है, वो हम केस लेके गए तो वो बड़ी सख्त है. तो मैंने कहा मेरी बात सुनो. वो यंगेस्ट थे हमारे, वो मुझसे मशवरा मांग रहे थे. तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, अब पुरानी बातें सारी छोड़ दो, हम नए से शुरू करते हैं. आपकी शादी होगी, आप अपने बच्चों के साथ कैसे चलोगे वो अभी से तय कर लो. आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना के चलो, उनको अवेयरनेस दो, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करो कि वो इतने ज़्यादा गुस्से वाले और किसी से सीधे मुँह बात नहीं कर रहे. किसी भी आप पोस्ट पे चले जाओ, आपका जो इखलाक है, जो बात करने का तरीका है, वो वही रहना चाहिए, वो पूरी लाइफ के लिए होना चाहिए. और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि जो सीट पे बैठा है उसकी आप इज्जत कर रहे हो, जो बराबर में पैसे के उस पे नहीं जाओ और सीट के इस पे नहीं जाओ. रिस्पेक्ट सबको दो. तो जब ये चीज़ एक इखलाक, प्यार और तमीज़ आ जाएगी ना, ये अल्लाह की दी हुई हमारी चीज़ें हैं जो हम साथ लेके नहीं चलते हैं. हमारे इस्लाम ने, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया, ये चीज़ें हम नहीं लेके चल रहे साथ, जिसकी वजह से हमारी कौम पे ये एक अजाब है, अजाब आया हुआ है. कोई अपनी लाइफ में खुश नहीं है, इसलिए तो खुश नहीं है. एक तो इखलाकियात, प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में भाग दौड़ है, नमाज नहीं पढ़ते. तो जब आप अल्लाह से, इस्लाम से दूर होते जाओगे, ये चीज़ें होती जाएंगी. शैतान ने आप पे कब्जा कर लिया, जो उसने वादा किया था अल्लाह से, वो उसका ये वादा पूरा हो रहा है कि आप आपस में ही लड़ते रहते हो. आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, कोई किस पे केस कर रहा है, कोई किसको मार रहा है. यार बैठ के आपस में बात तो करो, बैठ के आपस में मसले को हल तो करो. बाहर के लोग कर रहे हैं या बाहरी भाग दौड़ कर रहे हो, आपस में नहीं है ना.
प्यार मोहब्बत सिंह एक बैठ के होता है कि एक चीज हो गई है, आपस में पूछ ले। अच्छा, अगर कोई शैतान को देखे, मौका जैसे कब इन्होंने मिलता है? कहा, आपने सही कहा, शैतान को मौका जब मिलता है जब खुद आप लोग तो शैतान तो देखिए हमारे अंदर हमजाद शैतान ही तो है। आप शुरू में मतलब अभी भी आप कर सकते हो उसको कंट्रोल, जब अपने आप को, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, आप नमाज कुरान की तरफ आ जाओ, हदीस की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, तो आप अपने हमजाद को कंट्रोल करो। जब आप उसको कंट्रोल कर लोगे, आपके अंदर एक ठंडक पैदा हो जाएगी, इखलाक और सोच पैदा होगी, तो फिर आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगे। अब उससे पूछोगे, बीवी से पूछते ना वो कि ये बात हुई है, मैंने बाहर से ये बात सुनी है या मैंने ये चीज देखी है। देखो, आंखों देखी और कानों सुनी बात गलत हो सकती है, ये हमारी हदीसें हैं। तो वो बैठ के ये बात कर सकते थे अपनी बीवी से कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे बताओ। जब आपस में एतमाद नहीं होगा और इस तरह की चीजें होंगी तो फिर ये मर्डर और ये सारी चीजें इसलिए हो अच्छा, रही ये हैं। मुझे लगता है ये सारे फसादात पता है कब शुरू होते हैं? जब शक और तीसरा हाँ, trust पर्सन ना हो। आपको जो है बहुत मतलब कान में डालता है, कान तो में वो डालता है, क्या है हाँ। कि वो बंदे का माइंड बनता है कि हाँ यार ऐसे है। ये इसलिए होता है कि लोग देखें आजकल जेलसी बहुत है और बिल्कुल, पाकिस्तान हसद में तो बहुत। जेलसी नंबर 1, हसद बहुत ज्यादा है। तो कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। अब उनकी भी शादी हुई, इनकी भी हुई, उन्होंने कहा कि भाई देखें ये तो दूसरी शादी भी कर ली, मेरी तो अभी तक वही पहले वाली शादी है। वो इस तरह की एक जलन भी होती है। तो फिर वो जो दोस्त साथ वाले ही होते हैं जो देख रहे हैं इन चीजों को ना, जो जिनको पता होता है, फिर वो भड़काना भी शुरू कुछ करते लोग हैं। ऐसे होते हैं, मैंने तो एक नहीं मिली, ने दो हाँ, लेके इसने तो घूम दो रहे हैं। कर ली, वाह यार इसके तो बड़े हाँ, मजे हैं। तो इस तरह की बातें भी होती हैं। सही, सही। तो जो नहीं होनी चाहिए। आप दूसरों की बातों में आए क्यों? सही। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। आपको अपने ईमान पे, अपनी बातों पे मजबूत होना चाहिए। अपने लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बीवी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, शुक्र है यार, लोगों की बातों पे नजमा, कर रहे हो। एक चीज अल्लाह का करम है कि हम आएंगे अकेले, जाएंगे अकेले, हिसाब हमने यही- अकेले यही देना है, चीज़। सब कुछ हमने अकेले करना है। लेकिन उसके बावजूद हमें ये है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, आपने अपनी हाँ। जिंदगी कैसे गुजारनी है, देन टेक अ आप डिसीजन। लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे रख के दे दो, ये लो मेरी जान है, आप जैसे बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। वो तब भी खुश नहीं होंगे। तो आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियो, लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। सही। आप अल्लाह की फिक्र करो कि अल्लाह ताला को मैंने मुंह दिखाना है, मैंने उसको गाली दे दी तो मेरा अल्लाह ताला कितना नाराज होगा। आपको लोगों की इतनी फिक्र है क्यों? जिस रब ने आपको बनाया, जो 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करता है, आपको उसकी फिक्र नहीं है। सही। और उन 4 लोगों की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। तो यूं आपकी जिंदगी अजाब बनेगी, आसान नहीं बनेगी। तो बेहतर है कि आप अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह पे ट्रस्ट करो और ये सोचो कि अल्लाह ताला देख रहा है। मैं अगर कुछ गलत कर शायद रहा मुझे हूं, लग रहा है, जो आपने अभी मेरी प्यारी बहन इरम ने कहा कि उस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीवी को जो है नहीं हैंडल कर पाते तो उनको गोली मार देते हैं। एक फर्स्ट तरीका ऑप्शन नहीं है। पता क्या था? फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए बहुत आसान है। जब हमें नहीं कुछ समझ में आती तो अल्लाह पाक कहता है उस चीज़ को छोड़ दो, छोड़ दो बिल्कुल। लीव कर दो। ऐसे तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने ऐसे किए कि जब नहीं आपके कहते पहले आप जबान से बोलो, अच्छा डांट के बोलो, चलो गुस्से से बोलो, बोल दिया, अब नहीं आपको समझ में आ रहा, वो आपके इख्तियार में नहीं आ रहा, तो देन इसको लीव कर दो। हाँ, आप खामोश हो जाओ। अल्लाह पाक भी आपकी रस्सी को क्या कर देता है, ढीला छोड़ देता है। वो बाख्तियार तो वो रब की जात है। आपके ऊपर ये अल्लाह ने ये आपको जदारी नहीं दी कि आप किसी भी बच्चे पे, किसी भी बल्कि कोई भी जानदार चीज़ के ऊपर अपने आप को ग्रिप में लो, आप उस पर हावी हो जाओ, आप उस पर जुल्म। कहाँ लिखा है कि आप उसको जुल्म करो? अच्छा सॉरी, जैसे राहेल ने अभी कहा कि वो गुलाम बना लेते हैं, उसको मालिक बन जाते हैं। यही चीज हमारे पेरेंट्स में है। बिल्कुल ऐसे। आप अपनी औलाद को औलाद नहीं समझते हो, अपनी मर्जी से शादियां कराना, तुम यूं नहीं करोगे और यूं नहीं करोगे। वो बच्चे फिर वही करते हैं जिस चीज से मना किया जाता है। ठीक। आप उनको प्यार मोहब्बत से लेके चलो, उनसे पूछो। देखिए लाइफ उनकी है, आपकी नहीं है। आपने अपनी लाइफ गुजार ली, अच्छा अपनी लाइफ गुजार ली, उनकी मर्जी से भी कुछ नहीं हुआ, उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ वही किया और वही चीज वो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो आपने क्या सीखा अपनी लाइफ में? जो आपके साथ हुआ वो अपने बच्चों के साथ ना होने दें, तो उसके लिए आप तो और भी कड़क हो गए। अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें, वो जो चाहते हैं ठीक है, उनको समझाएं, नहीं समझ आ रहे तो कोई अच्छा एक रास्ता बीच का निकालें, उनकी लाइफ को हेल ना बनाएं, अच्छा बनाएं। तो आप कैसे पेरेंट्स हुए? अब यही बात के लोग ये नहीं समझते हैं कि जो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, करना उसी नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है जिंदगी में। अगर आप लोग खुशी चाहते हो तो एक चीज अपने माइंड में रख लो कि हमारे हाथ में पत्ता हिलाना भी नहीं है। तो आप किस खुशफहमी में इतना ज्यादा चीजें करते हो? करनी अल्लाह ताला ने है। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको कोई टेंशन, कोई बीमारी नहीं होगी। ये सब चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में ये है कि खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। हाय हाय दूसरों को। अच्छा, जैसे अभी मेरे सामने एडवोकेट नजमा परवीन ने बहुत प्यारी गुफ्तगू की। बेसिकली यही है, हकमियत चाहिए। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सुना जाए, ये कंट्रोल चाहिए।
कंट्रोल तो बहुत बहुत बड़े बड़े बादशाहों ने करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में नहीं कंट्रोल आ सका, बिल्कुल। क्योंकि द एंड अल्लाह ने कहा है कि एंड तो तुम्हें पता है क्या है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हाथ में और ख़त्म है। और मौत भी मौत के कहते हैं मुल्कुल मौत के हाथ में भी नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म से, और एंड उसको भी मरना है, मौत को भी मौत आने हैं, ये भी बता दो बिल्कुल, आप। अपनी जिंदगी को तो जब आसान एक बनाएं। चीज एंड है तो आप इतना क्यों हाकिम बनते हैं और किसी के ऊपर अपना जुल्म, कहते हैं कि कुफ्र का कानून चलेगा, जुल्म का नहीं चलेगा, मौला अली का कौल है। लेकिन हमने यहाँ पर जहाँ पर देखें ये जो हेरेसमेंट है जस्ट ओनली जुल्म है, घर से ही शुरू हो जाती है ना, मैंने आपको बिल्कुल बताया ऐसे ना, ही। अब पेरेंट्स ये हरासमेंट ही तो है, अब जबरदस्ती इसकी शादी किसी और से करा रहे हो, ये भी है। बच्चों की मर्जी है, आप पूछो, लेकिन उन्होंने उनको जिंदगी गुजारनी है। गुजारनी है 70-80 साल, जो अल्लाह दे दे। तो और हम अभी तक इन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं, आखिरी खुतबा तक भूल चुके हैं कि हम इक्वल हैं, बिल्कुल कोई सही। छोटा बड़ा या पैसे की बेस पे, कलर की बेस पे, सब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमा दिया। तो आप क्यों इन चीज़ों को याद नहीं रखते हो? मैं कह रही हूँ ना, इस्लाम को आप भूल चुके हो, सारी बातें जो प्यारी बातें हैं जिनसे ज़िंदगी आसान होती है वो आप भूल चुके हो, और आप पता नहीं किस ट्रेंड में और किस उसमें चल रहे हो कि मैंने तो ऐसे कपड़े पहनने, और ज़िंदगी खुद लोगों ने अपनी हराम की हुई टिपिकल है, कर दी, मैं समझ, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें। ये मैं ब्रेक की तरफ चलूंगी, और एक और चीज़ बात बताऊं कि कुछ चीज़ें फसादात बिल्कुल बेमायने, जिसकी कोई वक़्त नहीं उन पर से शुरू होती हैं। क्या है फसाद, कहाँ से शुरू होता है? अगर फैमिली में हो, दो भाइयों में हो, ये चीज़ें ना आपने लेके साथ जानी है, ये यहीं रह जाएंगी। देखा जाए तो अगर प्रॉपर्टी पे कत्ल हो रहा है, प्रॉपर्टी यहीं पे आप दुनिया से चले गए। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, उस बच्ची ने आगे जाके जहर पी लिया, वो बची गई, क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते निभाने का? नहीं तुमने मेरी बहन के घर ही तुम्हारे को ब्याहूंगा, वो जो ब्याह दिया वो सारा ताने सुनती रहती, तुम तो कहीं और पसंद करती थी, वो ताने खा के वो लड़की ने आखिरकार अपनी खुदकुशी करे। ये सारे जुल्म और ज़्यादती बेसिकली बेमायने, और जिनको एंड तक नहीं चलना उसकी वक़्त पर बेस की जाती हैं, और आखिरकार उसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है और हौलनाक। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं आप तक हर तरह का चेहरा दिखाएं कि हैरेसमेंट सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द भी होते हैं हरासा, और उन पर भी जुल्म ढाया जाता है। चाहे फैक्ट्री में आपने देखा होगा, वो ऑनर्स होते हैं, उनको बड़ा पीटते हैं, ज़रा सी कोई गलती होती है उनको शाउट करते हैं, परेशान करते हैं, नौकरी की धमकियाँ देते हैं, आपको निकाल देंगे, ये भी हैरेसमेंट में ही आता है। और कभी कभी थप्पड़ भी मार देते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार करते हैं। लेट्स सी, हम बात करेंगे, लेकिन कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो उनको कई वादे प्रोमिस करती हैं, और फिर वो उनको दूसरे को फिर ऑप्शन उनके पास तो बहुत होते हैं, एक उनकी ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकता, ये बिफोर वो भी बड़ी दिमाग से खेलती हैं। और कुछ ऐसी होती है शादी के बाद भी उनका इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो शौहर को छोड़ने में पल भर नहीं लगाती। इरम सलीम की तरफ चलते हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस में चाहूँगी। इरम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ ऐसा कोई वाक़या वगैरह? बिल्कुल सभी, ये हकीकत है कि सिर्फ औरत ही हरासमेंट नहीं होती, औरत हरासमेंट करती भी है। अच्छा, मर्द ठीक है। बहुत सारे हरासमेंट, जो मेरे पास केसेस आते हैं, एप्लीकेशन एक 1.5 साल पहले से मेरे पास आई हुई है कि लव मैरिज हुई थी, और तकरीबन 2-3 महीने साथ रहे, और उसे माँ बाप पसंद नहीं थे, ठीक है। इकलौते बच्चे के माँ बाप पसंद नहीं थे। चलें, वहाँ पे इस्लाम आ जाता है दिखाने के लिए ना कि इस्लाम में बीवी का कहीं फ़र्ज़ नहीं है कि वो माँ बाप की खिदमत करे, ठीक है, ठीक है। माँ बाप से सब कुछ ले ले मगर उनकी खिदमत ना करे। इंसानियत के नाते। तो वो 3 महीने में उसने लड़ाई झगड़े करे, 4 महीने हो गए, जैसे तैसे उसने साल गुजारने की, वो नहीं रहने की तैयार थी। उसने कहा मुझे अलग रहना है। उसने अलग घर उसके मैके के करीब किराए पे लेके दिया, मुश्किल से वहाँ भी 3 महीने वो शौहर के साथ भी अकेली नहीं रह सकी ना। 3 महीने रहने के बाद मियाँ के कपड़े शॉपर में डाल के देती है कि ये लें, अब अपने घर जाएं, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, मुझे खाने को नहीं दे रहे। भाई एक
अच्छे निजी इदारे में काम करने वाला शख्स तुम्हें सब कुछ दे रहा है, अलग घर ले गया, वहाँ तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, वो भी नहीं समझ में आ रही, चलो चले गए। अब उसने एक और ह्यूमन राइट्स से वहाँ पे एप्लीकेशन दिलवाई और कहा कि मेरा शौहर मुझे खाना नहीं देता था और मुझे छोड़ नहीं रहा। तो वो बेचारा तो इसी उसमें था कि मैंने उसको बहुत पहले कहा, बेटा अगर अलग चली गई है तो आप किनारा कर लें, ख़त्म करें, अपनी भी लाइफ को आसान करें, उसको नहीं तो मिल जाएं दोबारा से। उसने कहा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा घर दोबारा बस जाए। वो नहीं बसने वाला था। लास्ट वीक में कॉल आती है कि मैडम ऐसे ऐसे, वो एक इदारे में गई कोई ह्यूमन राइट्स में, आपके पास? मैंने कहा नहीं बेटा मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आई है। खैर मैंने फिर वहाँ पे कॉल की, जहाँ से उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने बात की। उन्होंने कहा देखिए मैडम आप भी एक लेडीज़ हैं और इस तरह हमारे साथ हुआ, ये बच्ची आई है हमारे पास है, बिल्कुल आपके पास आई है, लेकिन आप दूसरी तरफ वाले की भी बात सुने ना, एक तरफा बात मैं भी इसकी नहीं सुनूंगी। जब होगा तो मैं भी सामने बिठाऊंगी कि भाई मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ। आपके साथ नहीं ज़िंदगी गुजरती तो अल्लाह ताला ने तलाक़ का ऑप्शन यूँ ही है, हमारे इस्लाम में तलाक़ यूँ ही है, तो हमारे इसी तरह से कानून में भी है। तो आप ये हंसी खुशी अलग हो जाए नहीं। अब उसके अंदर वो आजकल एक छोटे छोटे से लॉयर के क्लिप्स आ रहे हैं ना, शौहर अगर छोड़ दे तो हम उसको ये अदालत भी ये कर देगी वो भी कर देगी, उस बेस पे चढ़ के फिर ये दिखाना कि मैं तुम्हारे साथ देखो क्या करती हूँ। तो ऐसे कानून अंधा ज़रूर है, बहरा नहीं है सुनता सब है। तो वही बात कि फिर उसको मैंने कहा नहीं आप परेशान नहीं हो, तो उसने कहा मैडम, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह हम अपने इदारे से आपके साथ खड़े हैं और जहाँ तक उसे गएगा हम उस औरत को भी इंसाफ देंगे। उसका बच्चा वगैरह तो नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलें ठीक है। उन्होंने आप क्या कहेंगे आप ज़रा सा इस पे मैं एक एग्जांपल आपको अभी रिसेंटली देना चाहती हूँ। एक वकील साहब हैं और उनकी बीवी है, शायद उनमें कोई नाचाकी या कुछ चल रहा है, ज़्यादा कोई डिटेल मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं है। उनकी जो बेगम है वो कुछ नहीं है। वो आई है हमारे सिंध बार, और सिंध बार हमारा एक बड़ा इदारा है जो पूरे हमारे कराची ये सिंध को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितने हमारे वकील हैं। तो पहले वो वहाँ से इनरोल्ड होते हैं और उसके बाद फिर आगे जाते हैं। तो वो जो है मैडम साहिबा आई हैं, हमारे सिंध बार का जो मेन रूम है जिसमें हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बैठते हैं, उसमें कोई नहीं घुस सकता। वो आई हैं और उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई और वो घूम कर आई हैं, और जहाँ पे हमारे वाइस चेयरमैन साहब बैठते हैं उस पे बैठ के बड़े मज़े से, हाँ, उस चेयर पे बैठ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली है और अपने शौहर को ये मैसेज दिया है, देखो मैं तुम्हारे बापों के साथ बैठ के आ रही हूँ, अब तुम बताओ तुम क्या कर लोगे। ये वुमेन हरासमेंट देख लें आप। और एक वकील साहब के साथ वो कर रही हैं, कानून वालों के साथ जो इंसाफ दूसरों को देते हैं उनके साथ ये हरासमेंट हो रही है, तो फिर आम पब्लिक का क्या हाल होगा। अब जैसे मिस इरम ने कहा कि ये क्लिप चल रहा है ये अभी मेल सोशल मीडिया करते हैं, पे, फीमेल करती हैं, तो आप देखिए ये जितनी लव मैरिज हो रही है, हमारा एक साइड देखी जा रही है कि जी इतनी खवातीन खुला ले रही हैं, तो खुला के ग्राउंड्स होंगे ना। मेरे पास इतनी लेडीज, बीइंग टीचर भी रहा हूँ मैं, पढ़ा तो मेरे पास आती, मैं ग्राउंड्स पूछता हूँ, ऐसी ऐसी बातें करती हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये कोई रीज़न थोड़ी है। तो बाद में मेरी कुछ एक दो स्टूडेंट है, मैंने कहा ये जितना मुंह पे लगा हुआ है ना, अगर वो अलग चला जाएगा, हिस्सा भी नहीं मिलेगा, फिर तुम लोग उससे भी लड़ोगी। अब ये जैसे उन्होंने ये बात की एहसास की, और उसकी लालच के पीछे लोग पड़े हुए हैं, असल में पैसे की लालच के मुझे फलां चीज लेनी है, मुझे तो भाई आईफोन लेना। यार ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। इखलाक, मोहब्बत और प्यार से आप जिंदगी गुजारो, इन चीजों में ना पड़ो। वही दिखावे वाली बात मेरी सैलरी, सपोज मेरी सैलरी है 80,000, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब उसकी बर्थडे आती है तो भाई क्या ज़रूरत है वो करने की, 50,000 रुपये की जी डेकोरेशन कर लो, ये कर लो, बलून्स ले आओ, तो ये ले आओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए दिखाना। तो मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारी कभी जिंदगी में घर पे कभी तुम लोगों ने ऐसी बनाई थी? कभी घर पे आज से 5 साल 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले कभी तुम दिखा दो कहीं तुम किसी रेस्टोरेंट में बर्थडे मना के आई हो। ओके ठीक है। आपका अच्छा, अभी दुनिया को देख के उनकी चाह बढ़ जाती, चाह बढ़ना, चाहते बढ़ना, विशेष बढ़ना। जरा मैं प्यारी बहन की तरफ होंगी, मैं जरा गुफ्तगू दूसरी तरफ भी जरा लेके चलते हैं हम, ये भी एक हिस्सा है। और मैं बात करूँगी हमारे साथ जो है रुबीना शाहीन साहबा। रुबीना, ख़वातीन जो हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे, लेकिन सेक्रीफाइस तो आपको पता करती हैं, क्यों नहीं करती? ऐसी क्या रीज़न होती है कि जो औरत कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, कभी कभी मर्द की एक नेचर है फितरतन, मैं कहूँगी 99% मैं कहूँगी कि ठीक है जी, आप जो है ना औरतें जो है ठीक है, 1% औरत ख़राब है। औरत नहीं अपना घर को चलाना चाहती और वो उसके साथ नहीं बसना चाहती, कोई 1% औरत पे ब्लेम होता है, लेकिन 99% मर्द के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि हर वक्त कोई कैमरा तो लगा हुआ नहीं है, वो औरत घर पे होती है, अपने बच्चों को देखती है, आप इस चीज़ की गवाह। लेकिन मर्द का एक फितरतन होता है गुलाटी मारना, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। और आपकी बात से भी मैं इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताऊँ कि
कि चाहे कोई कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, लेकिन एक आंख उसको लाजमी देख रही होती है और वो है अल्लाह ताला की आंख। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं माओ को ब्लेम करती हूँ कि जब वो तरबियत करें, सबसे पहली जो आपकी दरसगाह है वो आपकी माँ की गोद है। आप अपने बेटों को भी वो रास्ता दिखाएं, आप अपनी बेटियों को भी वो रास्ता दिखाएं। जब आप अपने घर से अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाएंगे तो आने वाला माशरा इंशाल्लाह नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बेटा जानता होगा कि किसी की अगर मैं बेटी घर पे लेके आया हूँ तो उसको मैंने किस तरह ट्रीट करना है, और उसकी मिसाल वो अपने वालिदैन से लेते हैं। पहले वो ये देखते हैं कि मेरी माँ मेरे दादी दादा के साथ, मेरी वालिद के साथ किस तरह रह रही है। सबसे पहले तो हमें खुद मिसाल बनना ना, हमें रह के दिखाना, बहुत प्यारी बात, हमें रह के दिखाना है कि हम अपना घर किस तरह चला रहे हैं। फिर एक यानी कि बेटी कहने से ज्यादा करने पे ज्यादा क्योंकि अट्रैक्टिव हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, अमल करके दिखाते थे। उनके पास एक लेडीज आई कि बच्चा मीठा बहुत खाता है, आप इसको मना कर दें, तो उन्होंने कहा कल आइएगा। वो दूसरे दिन फिर आई, आपने कहा कल आइएगा। वो तीसरे दिन फिर आई, तो तीसरे दिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मीठा नहीं खाया करो, नुकसान दे। तो उसने कहा जब आपने ये बात करनी थी तो पहले, उन्होंने कहा मैं खुद पसंद करता हूँ, जब मैं खुद खाता हूँ, जब मैं खाता हूँ, और मैं उसको कैसे कहूँ कि वो इसको छोड़ दे। अमल तो तब होगा ना जब मैं उस पर अमल हूँ। तो ये अमल हमने करके दिखाना है अपनी आने वाली नस्लों को। यानी कि सिर्फ बेटियों की तरबियत नहीं बल्कि बेटों की तरबियत भी बहुत जरूरी है। बेटों की ज्यादा जरूरी है। लड़कियों में एक चीज होती है कि वो बड़ी प्यार मोहब्बत वाली होती है, सबको साथ लेके चलने वाली होती है। जो बेटे होते हैं ना वो थोड़े से अलग। नहीं मर्द भी बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत है, सब लड़कियों को लेके चलते हैं। कहते हैं ना नसीब बेटी पैदा लेकिन थोड़े से लाव वाले टाइप के होते हैं ना कि घर जैसे आए तो आए और कपड़े निकाल के फेंक दिए, जूते निकाल के फेंक दिए। तो ये चीजें लड़कियां जो होती है ना तमीज और सलीके से समेट के रखेंगी अपना रूम। बेटियां पैदा होती थी तो कहते थे नसीब अच्छा करे, अब तो बेटे भी होते थे कि अल्लाह तुम्हारा भी नसीब अच्छा करे। बिल्कुल बात है, दोनों औलादों के लिए है कि अल्लाह ताला दोनों। अच्छा, मैं कहती हूँ कि अगर आप एक माँ अपने बेटी की जब इतनी अच्छी, बेटा पराए घर जाना है ऐसे, तो बेटे की भी तरबियत ऐसा करें कि ये सोच के नहीं कि मेरा बेटा तो, जब आप अपनी जब बेटे की शादी करती है ना कि ये देखना अभी मेरी सब तरफ से मुझे खुद ही व्यूज़ आ जाएंगे, जब आप बेटे की तरबियत लापरवाही से करते हैं ना, और जब वो आके आपकी बहू पर एक सख्ती रखता है तो बड़े खुश होते हैं, यू फील वेरी प्राउड कि देखा मेरे बेटे की ग्रिप में। और अब सोचें आपकी बेटी जब किसी के घर जाए और वो जब ग्रिप में रखे तो आप कहेंगे जुल्म कर रहा है, मेरी बेटी पे ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार ये नहीं सोचा मैं अपने बेटे की ऐसी तरबियत करूं कि कल मेरी बेटी ने कहीं और जाना हो तो अगर मेरी बहू के साथ अच्छा भैया होगा, यानी कि बर्ताव अच्छा होगा, तो ऐसा ही अल्लाह करे मुझे भी ऐसा ही मेरा कोई दामाद मिले जो मेरी बेटी को फूलों की तरह रखे। सभी माशाल्लाह। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बेटे, मेरी बेटी नहीं है। अच्छा। और मैंने अभी ये अपने बेटे की शादी की है और माशाल्लाह मुबारक उसकी अरेंज मैरिज है। मैंने खुद पसंद किया एज अ सीनियर मैरिज कंसल्टेंट। तो मैं जब लड़कियां देखती तो अपने बच्चे के लिए भी देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहू बहुत अच्छी। मेरे बच्चों की तरबियत ऐसी है, मैंने उनको ऐसा उठाया कि वो मेरे साथ काम करते थे घर में। अब वो बीवी के साथ भी करते तो मुझे खुशी होती है कि ये देखो कि ना, अब एक तारीफ होती है उसके ससुराल में भी सब जगह की, देखो बीवी के कितना ख्याल। जब वो माँ का इतना ख्याल रखता है तो बीवी का भी रखेगा। वहाँ पे मुझे खुशी होती है बजाय जेलसी के। मैं कहती हूँ जैसे कभी कभी होता है ना कि वो होता है कि यार वो देर से उठी या वो खाना देर से खा रही है या यूट्यूब, बेटा कोई बात नहीं, यही तो दिन है, अभी आराम कर। बच्चे हो जाते हैं, माशाल्लाह पोता है मेरा, और वो जब तक सुबह आता है मेरे पास तो मैं सबसे पहले उसको लेके फिर वो अपने काम में लग जाती है, पर पूरे घर को भी देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन खुशी होती है। और मैं हमेशा अपने बच्चों पे फख्र करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटों की माँ हूँ, बेटी नहीं है लेकिन मेरे बेटों ने मेरी बेटी की कमी नहीं होने दी। और अब माशाल्लाह बेटी आ गई बहू की सूरत में, तो वो भी कमी अब इंशाल्लाह दूसरे बेटे की शादी को। तो ये चीजें होती हैं कि मेरे अपने बेटे जब वो काम कर रहे होते हैं ना घर में, उनके साथ लगे हुए होते हैं, किचन में बच्चे को देख रहे होते हैं, तो यही चीज होती है असल। वो है हमने ऐसी तरबियत की और सामने वो हमारे करें तो हमें बुरा नहीं लगता, हमें खुशी होती है, फख्र होता है कि ये हमारी तरबियत बोल रही है कि वो एक अच्छी माँ ये ने कोई अगर बच्चे को बड़ी बात नहीं है घर के, अगर आप काम कर लो तो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद सीते थे और आटा तक गूंदा उन्होंने। बिल्कुल ऐसे आप देखो कितनी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, तो आप उनको देख के सीखो ना, यूं जिंदगी आसान हो गई ना। नहीं बेटा भी खुश, बहू भी जो खुश। अभी नजमा कह रही है, लेकिन अगर हमारी घर की बहुओं के साथ अगर बेटे काम कराएं तो हम कहते हैं लो भाई ये तो जन्मूरी ईद हो गया, और यही बेटियों के साथ करें तो अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बेटी, दामाद बहुत अच्छा।
ये हमारी सोच हमें बदलनी पाँव है। धो धो के पीता है और ये यार अजीब सा। अच्छा ये मैंने शुरू में कहा ना, ये जो हेरेसमेंट जो शुरू होती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। टॉर्चर शुरू होता है, और टॉर्चर चाहे मर्द करे या औरत करे, बेसिकली औरत ज़्यादा जद में आती है हर जगह से, वो ज़रा ज़्यादा ग्रिप में आती है। बाहर निकलती है तो वहाँ का भी टॉर्चर अलग से कंडीशन में होता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको एजुकेशन दें, उनको स्किल्स दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको मजबूर और मोहताज ना होने दें। ये दो चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे ना और बच्ची को इस जेवर से आरास्ता करेंगे तो किसी मर्द की मजाल नहीं जो उसका मिस यूज़ कर सके। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ह्यूमन राइट्स और वुमेन हरासमेंट हो या किसी के ऊपर भी हरासा किया जाए, उस पर बात करें। टॉपिक एक समंदर है, हम इसको एक छोटे से कहते हैं कूजे, दरिया को कूजे में बंद करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे जो है अभी आप जेल खाने वुमेंस में चले, वहाँ पे पता चलेगा ऐसे ऐसे शक की बिना पर ऐसे मेरा शोर यहाँ मारता था, आँख सूजी हुई है, पाँव सूजा हुआ है, इस तरह के केसेस हैं। और कहीं कहीं औरत इतनी शदीद गुस्से में आ जाती है, इतनी शदीद तकलीफ में आ जाती है कि वो कोरमा बना देती है, बोटियाँ बोटियाँ कर देती है। कहते हैं और औरत को रज़िया सुल्ताना बनने में देर नहीं लगती। बहुत छोटा दिल, अल्लाह पाक ने उसको इतना सिन्फ़ नाजुक से तशबीह दी है कि सिन्फ़ नाजुक है, इतनी नाजुक। अल्लाह ने उसको मर्द की पसली से पैदा किया कि दिल के करीब है। औरत वाकई में बहुत नाजुक है, लेकिन वो अगर ज़िद में आ जाए तो चट्टान बन जाती है। और प्यार भी बहुत करती है, हकीकत है, मोहब्बत प्यार का एक समंदर है, लेकिन वो ज़िद में आ जाए उस समंदर में आप फिर डूब भी सकते हैं। सोच लीजिएगा, वो बहुत ख़तरनाक है। जब मैंने इतना कह दिया कि वो ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है कि औरत ने मर्द के टुकड़े टुकड़े करके, मुझे अभी भी वो वाक़या याद है। मैं बहुत छोटी थी और मेरा भाई मुझे बाइक पे लेके जा रहा था, तो ये काला पुल नहीं, एक ऐसे कोई पुल था, मुझे जगह का नहीं, मैं वहाँ से जा रही थी। मेरा भाई मुझे अक्सर अपने साथ घुमाते हुए, छोटे हो ना तो लेके चलते थे, तो रश लगा हुआ था नाले में। मेरी आंखों आगे अभी वो टांग नज़र आती है, तो सब नाले में झांक रहे, हम भी, मेरे भाई ने मुझे, हम भी झांक रहे हो, नहीं इतनी इतनी करके देख रहे मुंडी से। तो एक बोरी, सब लोग ऊपर से झांक रहे, एक आदमी बोरी निकाल रहा है, उसमें से जैसे उसने बोरी खींच के बाहर, उसमें से एक टांग गिरी, और फिर पता चला वो कोई बंदे को, एक औरत खुद वो किसी मर्द के साथ भाग गई और आदमी के 3-4 टुकड़े करके उसने नाले में फेंक दिया। ये गॉसिप चल रहे थे, फिर हम वहाँ से चले गए। तो ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। मैं कहती हूँ नहीं समझ आती है, छोड़ दो, तलाक दे दो, लीव कर दो, खामोश हो जाओ, एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको यानी कि एक कत्ल करने के बाद खुद अपनी ज़िंदगी कई साल तक जेल की नज़र में चले जाओ, 14 साल या कोई भी, मतलब आपको फांसी हो जाए, एज़ कम्पेयर टू आप उसको अल्लाह की रज़ा पर छोड़ दो, माफ़ कर दो। अल्लाह की, जिस दिन आप खुद अपने हाथों से कत्ल करते हो ना, तो आप अपने अल्लाह के वजूद को झुठला देते हो। अल्लाह मुझे माफ़ करे। अभी इस टॉपिक को जो मैं रात को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं ज़रा सा मेरी प्यारी बहन रुबीना साहबा से तरफ चलते हैं कि एक छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी, मेरी जो है शौहर आएगा और हाँ हेलो गुस्से से आया और तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और मेरी माँ के साथ ऐसा कर दिया, मेरे बाप के साथ, मेरे भाई के साथ, और दे दबादब उसके बाल पकड़ के मारना शुरू कर देना बच्चों के सामने। तो ये कौन सी हेरेसमेंट की शक्ल हम करते हैं? इसमें क्यों नहीं आवाज़ बुलंद होती? मैं आपको यही तो बता रही थी कि तरबियत आपके घर से शुरू होती है। जब आप अपने बेटों की तरबियत करेंगी तो मेरे ख्याल में आने वाली जो बहू होगी ना, उसके ऊपर हाथ क्या फ़ायदा, औरतें खुद मिलकर और बच्चियों को जला देती हैं। और जो माएँ, ये चीज़, यही तरबियत का फ़र्क है। जब आपकी तरबियत ऐसी होगी कि आप, इरम अभी बता रही थी कि मेरा बेटा बहू के साथ काम करता है तो मुझे खुशी होती है, और इसी तरह मेरी बहुएँ हैं
اور جب میرے بیٹے ان کے لیے کچھ لے کے تو میں انٹرفیئر نہیں کرتی ان کی لائف میں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے لائف گزاری, میری خواہشات تھی, ایسے میری بہوؤں کی بھی ہیں. ٹھیک ہے, جب ان کی خواہشات ہیں اور میرے بیٹے پوری کریں تو میں ان کے اندر انٹرپٹ کیوں کروں, ان کی لائف کے اندر میں کیوں دخل اندازی کروں. تو جب آپ کسی کی بیٹی کو خوش دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, اور بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک اور چیز ہے میری روبینہ جی, جس طرح آپ کہتے ہیں, میں نے ابھی ایک مرد کی ایک نیچر ہے چیلنج, اس نے 1 سے 2 کی. آپ سوچیں کہ اگر آپ 2 3 شادیاں کریں, آپ افورڈیبل ہیں, آپ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے صرف بی بی حوا سے شادی کی تھی, اور وہ مطلب ان سے ان کا اللہ پاک نے نکاح کیا یا ان کو زندگی میں شامل کیا. تو وہ ایک بار ان سے کچھ غلطی ہوئی تھی تو اللہ پاک نے ان کو 40 سال تک وہ ان کو ڈھونڈتے تھے. وہ چاہتے تو اور بھی اللہ سے بولے مجھے ایک اور دے دیں, یہ وجہ, لیکن ایک محبت کا ایک عالم تھا. آپ کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں تو آپ ایک ہو, نیک ہو, ایک سے بھی گزار سکتے ہیں, چاہے اس کی اولاد ہو نہ ہو. اس کا مطلب ہے آپ کو محبت تھی نہیں. اور ہمیشہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ شادی سے پہلے مرد 100 محبتیں کرے, شادی کے بعد جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے, اور عورت کو ہمیشہ شادی کے بعد ہی محبت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہوتی ہے. اگر وہ تربیت میں جب اپنی زندگی وہ وقف کرتی ہے تو عورت بہت سنسیئر ہوتی ہے. اس دوران مرد کئی بار ٹھوکر کھا چکا ہوتا ہے, چھپ کے کسی پر انویسٹمنٹ بھی کر چکا ہوتا ہے, یہ ریئلٹی بتا رہی ہوں. چھپ کے وہ کسی کو پیسے دے چکا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر چکا ہوتا ہے, بہت دھوکے کھا چکا ہوتا ہے بیوی سے چھپ کے. یاد رکھیے گا, بیوی سے چھپ کے جب آپ کچھ غلط کریں گے آپ کبھی فائدے میں نہیں رہیں گے, نقصان میں ہی رہیں گے, کیونکہ آپ کسی کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں. چھپ کے آپ نا انصافی جب کریں گے آپ کو بھگتنی پڑے گی, کیونکہ آپ اس کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں, اپنے بچوں کا حق کہیں اور چھپ کے دے رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. آپ فیئر نہیں ہیں, آپ جسٹس نہیں کر رہے, آپ نا انصافی کریں. لیٹ سی, گفتگو کریں. ارم, مرد اکثر نا چھپ کے کر لیتا ہے شادی اور بیوی کو نہیں بتاتا, اور ایک کمپٹیشن لگ جاتا ہے, اور بیوی اپنے بچے, اچھا بچے تو اس کے بھی ہوتے ہیں لیکن اگر بیوی اپنے بچے نہیں چھوڑتی, یہ زیادتی نہیں لگتی, ماں نہیں چھوڑتی, بیوی نہیں, ماں نہیں چھوڑتی یار, یہ زیادتی ہے. دیکھیں ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے نا کہ ماں 10 قربانیاں دے لیتی ہے, وہ اپنے بچے نہیں چھوڑتی. اچھا ادھر اسلام یاد آ جاتا ہے مجھے, اس پہ بھی بتاؤ, اس جگہ اسلام کیوں مرد کو یاد آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں؟ دیکھیں 4 شادیاں مرد کا حق ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. میں کہتی ہوں اگر کسی بھی عورت کو یہ پتا ہے نا کہ یہ حق اللہ نے دیا ہے اور وہ تمہارے حقوق پورے کر رہا ہے تو تم اس کو حق ہے, تم دے سکتے ہو اس کو اجازت. ابھی میں اگر عورت اجازت نہیں دی تو پھر کیا کریں؟ بھائی خود عورت, مجھے کال آئی ہے کہ میں اپنے میں ایک نارمل بات کری, ایک عورت نہیں تو پھر کیا کریں؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم بیوی سے چھپ کے کرنا چاہتے ہیں, اب تو قانون نے اجازت دے دی, بیوی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسلام میں بھی ضرورت نہیں ہے اجازت کہ آپ بیوی سے اجازت لیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ شادی کریں. اب یہ دیکھیں نا, جب وہ کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے نا, آپ کسی کو کسی کے رائٹ سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس بات پہ جو عورت اپنے اگر پسند سے شادی کرے, محبت سے شادی کرے, بچے جائے, اگر اس کا شوہر چھپ کے کرے تو وہ عورت ضد میں آ کے قورمہ ہی بنائے گی نا, غصے سے آ کے. میں کچھ باتیں بتاؤں, لیکن جیسے مس ارم نے کہا کہ الاؤ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کے دور میں اب آپ کو شاید یہ ریشو پتہ ہو, بینگ دونوں ہیومن رائٹس, پاکستان میں 53.7% اس وقت لیڈیز ہیں یا فیمیلز ہیں اور 46.7% میلز ہیں. تو اب آپ کمپیئر کریں کہ اگر سارے سپوز 100 میں سے 53 وہ ہیں خواتین یا 54 خواتین ہیں اور 46 بندے ہیں, تو اب اگر 46/46 بھی شادی کر لیتے تو 8 خواتین تو پھر رہ جاتی ہیں. تو یہ ہے آگے والے ٹائم میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ چیزیں, وہ کنڈیشن دی کہ آپ کے پاس افورڈیبل ہے, کرائٹیریا آپ کے سامنے, آپ ہی کے ایک میڈیا چینل کے اینکر ہیں, انہوں نے 3 شادیاں کی, ان کی تینوں بیویاں رہ رہی ہیں. اگر آپ, حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس میں برابری کر سکتے ہو, یہ نہیں کہ میں آپ کو کرولا لے کے دوں, اس کو بولوں نہیں تیرے لیے سائیکل بھی نہیں ہے, تو وہاں سے وہ جیلیسی جو قورمہ بناتی ہے نا, وہ یہاں سے جیلیسی ہے کہ بھئی تم نے میرا, ہاں ایکویلٹی اگر آپ لے کے چلیں. اور ہمارے بھی پروگرام میں ہمارے بڑے اچھے ہربلسٹ ہیں اور وہ بڑے یہاں پہ آ کے ینگ سے لگتے ہیں, میں کہہ رہی ہوں کیا ہو گیا بھائی کا, شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہے ہیں,
तो एक बार वो अपनी 4 बीवियों के साथ मेरे शो में आ गई थी। अच्छा। हाँ और भाई देखिए, मेरे रह बड़े रही प्यारे है, शादी शादी आप करने का देखिए जो reason ऐसी- मैं आपको अच्छा बीवियों ने शादियां हाँ, कैसे करवाई हैं? यही एक चीज़। बीवी ने अपनी दोस्त से शादी करवाई और यही। उसने फिर उन्होंने कहा कि तुम एक और भी कर सकते हो। बोला ठीक है तुम कहीं किसी से उसने उसकी शादी करवा दी। और जो इस नेचर की खातून होती है ना वो इसलिए करती हैं कि मेरा मियाँ वट एवर वो Nature जो को समझती छुप हैं। के करने से बेहतर है खुद करवा रही हैं, कि भाई सरेआम कर दो और वो चीज़ कर दो। इवन मैं बाज़ दफ़ा क्योंकि बीइंग मैं मोस्टली रहता हूँ लेडीज़ पर, नेचुरल है। मैं अगर मिस इरम से मिस रुबीना की या इनकी या मिस सभी की तारीफ़ करूँगा ना तो अगर वो पॉजिटिव साइड की होंगी तो वो उसको अप्रिशिएट करेंगी, अदरवाइज वो उससे जेलिस होंगी। तो ये जो जेलिसी आंसर जो इन्होंने अभी इससे मर्द फायदा उठा लेता है। नहीं, इससे ये होता है जो मैरिजेस नहीं करने देती या वो कह रही होती कि भाई सारा एम्पायर कर। मैंने ऐसे काफ़ी केसेस किए हैं बिंग लॉयर वो ख़वातीन शादियाँ इसलिए करती हैं कि जी पैसा मेरे नाम घर लगाओ, मेरे नाम घर करो, प्रॉपर्टी करो, बिजनेस करो, तो वो कर लेती हैं। फिर उसके बाद जो है ना बंदा ये जो मार देती हैं। अभी रिसेंटली 3-4 ऐसे केसेस आए हैं कि वो जो टीवी में भी बोलते हैं जी आशना के साथ मिलके मार दिया और उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली। तो वो ये चीज़ें उनको जहर खिला दिया, कुछ कर दिया, वो उसको एक सिनारियो बनाते हैं। तो ये चीज़ है। मेल साइड जो है ना वो मैं अगेन ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ जो डोमिनेंस दिखाते हैं, करने वाली तो देखें खातून ही है ना। अब आप ये इसको समझें, अगर मैं किसी से सेकंड मैरिज कर रहा हूँ, शी इज़ विलिंग टू मैरी विद मी ना, आप इसको भी तो कंसिडर करें। वो उसको क्या है, मैं अट्रैक्शन दूंगा या वो अपने राइट्स को देखेगी? सही है, मैं हरासमेंट करूं या मैं कोई सेक्सुअल हरासमेंट करूं या इलीगल यूज़ करूं, जो हमने बीच में शुरू में बात की थी कि वो करने से अच्छा नहीं है अगर आप बीवी बना लो। फिर भी यही होता है कि जो है ना उसको ब्लैकमेल करने के लिए मैं ही क्या करूंगा, उसकी वीडियोस पिक्चर्स बनाऊंगा, उसको रखूंगा कि मुझे इससे जान छुड़ानी है, तो मैं उसको फिर ब्लैकमेल करूंगा कि जी मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ये होता है। और इसके ऊपर बड़ी सख्त सजाएं हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ इम्प्रिजनमेंट है, 25 ईयर है, इवन फाइन है साथ में। लेकिन ये इसके ऊपर देखें ना, कोई परसू करे, जैसे इन्होंने कहा अभी वो खातून की बच्चियाँ थी और वो कोई उसको परसू कौन करेगा? बीइंग हम कर लेंगे, कुछ राइट्स वाले कर लेंगे, वो कुछ अरसे करते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कोई होता नहीं है। अच्छा तो वो जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कोरंगी में ये वाक़या जो बार बार कोरंगी की उसमें ये होता कि उसने दूसरी शादी की थी और उसके साथ एक बेटी थी। तो वो कहती थी कि अब उसने ये जो वो बताया, हमें मालूम हुआ कि जब बच्ची के साथ वो कुछ मिसबिहेव करता था। मैं तो कहती हूँ कि प्लीज़ देखें, अपना बाप अपना ही होता है। ब्रेक की तरफ जाऊँगी, यकीन करें, मैं सच कहूँ, बच्चियों को ना जैसे लेके इरम ने जाएं। बताया वो Blackmailing 7 करते हैं। बच्चियों के साथ उसने उसको क्या ज़रूरत थी जब उसकी एक बेटी शादीशुदा थी और 3-4 बेटियां और थी। तो खुदारा अब ऐसा शेल्टर लेने की क्या ज़रूरत है जिसमें आप समझे कि ये शेल्टर प्रोवाइडर है। अगर किसी ने नेकी करनी होगी तो कितने दुनिया में खिदमत खल्क के लिए लोग, अच्छे लोग बैठे हैं जो किसी की छुप के नेकी करके उसका ख्याल करते हैं, उसको घर दिला देते हैं, पैसे देते हैं, राशन बांध देते हैं। जिससे नेकी करनी होगी ना, उसकी पहचान इतनी बहुत है कि वो ज़रूरी नहीं वो आपके घर में बार बार आए और पूरे मोहल्ले को पता चले कि ये बंदा जो है ये आपका ख्याल कर रहा है। तो वो ऐसा कौन सा ख्याल है कि वो रोज़ आके आपके घर में बैठ रहे हैं? तो वो ख्याल नहीं है, वो गिव एंड टेक चाहता है, वो गिव एंड टेक चाहता है। Second नेकी जो है ना, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। सेकंड मैरिज करते हुए 100 बार, सही कह रही है, 100 बार सोचना चाहिए कि आप कवारे हैं, आप अगर शादी हो गई, आपके भी बच्चे नहीं है, तो आपकी उम्र कम है, तो आप बेशक फिर तो मैं कहूँगी। लेकिन अगर आपकी उम्र अच्छी खासी हो गई है, मैं ये नहीं बोलती कि उम्र तो कर ही लेती, लेकिन औरत को सोचना चाहिए कि वो ऐसा शेल्टर ना ले जो आखिर में उसकी अपनी ज़िंदगी जो है ना, एक मैं क्या बोलूँ उसको कोई अजाब बन जाए और बच्चियों की ज़िंदगी भी अजाब बन जाए। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो सेक्रीफाइस करती हैं अपने बच्चों को और ऑफ कोर्स पालती भी हैं। लेकिन प्लीज़ आप ये कह के कि भाई मेरी एक शेल्टर हो जाएगा, यूं हो जाएगा, सरपरस्ती हो जाएगी इसलिए शादी कर रही हो, तो ये बेवकूफ़ी ना करें प्लीज़। कोई आपको ऐसे शेल्टर नहीं देगा। अगर वो आपके घर रोज़ आ रहा है और आपकी बेटियाँ भी जवान हैं तो प्लीज़ ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी चली जाए। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद लास्ट हम इसको सम अप भी करते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार पर खुश आमदीद।
औरत ऑफ कोर्स हम आज जो हेरेसमेंट पे, ह्यूमन हेरेसमेंट पे बात किया, आज हमने सिर्फ एक टॉपिक को छेड़ा है, कुछ भी नहीं किया हमने. अभी तो एक चेन है. इंशाल्लाह कोशिश है कि एवरी थर्सडे को अब इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें और ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफरेंट लोग आके इस पे बात भी करेंगे. बात ये है कि एक छोटी सी बात मेरी बड़ी प्यारी बहन ने की कि जब बाप एक रुपया जोड़ के, एक तो जुल्म अपनी पली बड़ी पोसी बेटी आपके हवाले करता है, फिर एक और जुल्म कि उसके साथ उसका जेज भी देना ज़रूरी है, दुनिया दिखावा. फिर वो जो ना लड़के कहते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को जो देना चाहे दे दे. जुमला ये भी जोड़ सकते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, तुम क्यों देना चाह रहे हो भाई, हम कुछ कह रहे हैं लेकिन साथ में एक बड़ा प्यारा जुमला जोड़ देते हैं, आप जो देना चाहे दे दे. फिर वो खाना खिलाता है, फिर वो जहेज उस घर से ऐसे निकल रहा होता है. खुदा की कसम मैं सोचती हूँ दिल हमारी इस्लामिक रस्में नहीं है ये. एक मिनट ज़रा सा ना, वो बीच में आवाज़ दूसरी आ जाए. वो जहेज, अलमारियाँ, तो सोफे, तो कपड़े, तो ये, तो वो पेटियाँ, ये भी साथ में दे रहा होता है. एक जुल्म. अच्छा फिर वो डरा रहता है, किससे? उसकी किस्मत से डरा रहता है, मेरी बेटी को छोड़ ना दे, इस पे जुल्म. फिर हम उल्टा इतना कुछ देने के बाद उसको डराते हैं बेटी को, बेटा अब यही है तेरा घर. यानी कि सोचा वो बच्ची कहीं से प्रेशर हुई भी है. ऐसा ही है, मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आगे मैं कहती हूँ मुझे पकड़ लो, खुदा की कसम, मैं लॉयर भी नहीं, कोई मुझे पकड़ लो, मैं यहाँ गलत कह रही हूँ. एक बाप जो जॉब करता है, उसको उसके घर में अगर बेटियां पैदा हो जाए तो वो माँ पहले से ही 2-2 रुपये जोड़ना लग जाएगी. मैं एक वर्ड्स बोल रही हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, उसका माइंड बनने लग जाता है. एज कम्पेयर टू बेटे का इतना नहीं होता, बेटियों का होता है. उसकी किस्मत से डरे रहता है हर वक्त, पाल पोस के किसी और घर में देगा, चीज़ें दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद डरा हुआ है. कल खुदा की कसम मैं सच बता रही हूँ, मैं बड़े अच्छे हमारे यहाँ पर अंकल हैं, मैं वहाँ फ़िश खाने जाती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है वो पापलेट फ्राई मछली ना. ये रियल वर्ड है, मैं हमेशा कहती हूँ ना, आज सही कह रहे हैं मेरे डायरेक्टर के, सभी जो देखती है ना वो ही बयां करती है. उसके मुंह से एक बात निकली, मैं उसने कहा बेटा आप यहाँ पे बैठो. मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे रात के ये 12 बजे का टाइम है. मैं ऐसे ना यूँ टोपी पहनी, ऐसे चादर उड़ी ना यूँ, उसकी ना उस पर ऐसे यूँ रखा हुआ, उसकी ठेला है. मैं सच बताऊँ, मैं ऐसे ही, मैंने कहा इसको फ्राई करें, मैं देख रही हूँ, बहुत मज़े का उसका चाट का मसाला, चटनी, वो चाटे जा रही हूँ और मैं वो देख रही हूँ. उसकी गुफ्तगू एक आदमी से चल रही है, कह रहा मेरी बेटी की पथरी हो गई, उसके शौहर का पैनल भी था. ये रियल गुफ्तगू बता रही हूँ. और बड़ी पॉइंट की बात है कि माँ बाप का दिल कैसा होता है और वो किससे डरते हैं, बेटी की किस्मत से डरते हैं. कोई औरत अपना घर नहीं तबाह करती, कोई मर्द अपना घर नहीं तबाह, लेकिन कहीं ना कहीं आप वरगला जाते हैं. उसने क्या गुफ्तगू, उसने कहा मेरी बेटी की पथरी हो गई, वो तकलीफ में थी. और मेरे जो दामाद है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पैनल पे अभी उन्होंने बोला है तुम 40 दिन के बाद आना, लेकिन मैंने खुद पैसे दिए कि मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता. वो कराती हुई ना, उसके 2-3 कहता 3 बच्चे भी हैं उसके, अल्लाह ना करे उस मेरे मुंह में खाक. ये वो बोल रहा, मैं सुन रही हूँ कि अगर इस तकलीफ से वो उसको कुछ हो जाए, मैं तो आखिर बाप हूँ ना. ये जुमला उसने बोला और ख़त्म हो गई बात. ये देखा जाए तो बहुत गहरी बात है. कौन चाहेगा उसकी बेटी की ज़िंदगी, उसको पता है जब शादी करते हैं ना, ये जो हक मेहर, ये वो इस दौर की बात करी हूँ. देखिए वो पुराना जो नबियों का दौर, जब टेक्नोलॉजी सब कुछ, वो सादे ज़माने के थे, वो बहुत सिंपल लोग थे, उनको कोई खुदगर्जी नहीं थी, वे उनको किसी से हसद नहीं था, वो बहुत प्यारे ज़माने थे. अब एक दौड़ है, एक डर है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते 2 मिनट में. क्या औरत कहती है मैंने नहीं रहना, उसको परवाह ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, डर खत्म हो गया, इज्जत खत्म हो गई, रिस्पेक्ट खत्म हो गई. अब पेरेंट्स परेशान होते हैं, सेफ साइड चाहिए. अल्लाह ना करे कल मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, 3-4 बच्चों के साथ कहाँ ख्वार होगी, भाइयों के दर पे आएगी. मैं हूँ ना हूँ, मैं कल मर जाऊँ, मेरी बेटी ख्वार ना हो जाए. ये सारा छोटा छोटा खौफ है. अगर उसकी सेफ साइड हो, वो भी औरत अपने शौहर के घर में, मैं अरे सारा कुछ उसी का ही है, उस औरत का ही, जिसके बच्चे हैं उसी का सारा महल मानी, वो अदालतों के चक्कर काट रही है. कल शौहर को कुछ हो जाए तो देवर बाहर निकाल देते हैं, हमारा भाई मर गया, तुम भी ऐसे दफ़ा हो जाओ, बच्चों के साथ जाओ, कुछ नहीं ताल्लुक. ऐसे बेहिस लोग भी हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो समेट लेते हैं.
तो माँ बाप जो डरते हैं इसमें कोई बुरी बात, अगर वो कहते हैं ना आप हमारी बेटी के नाम एक छोटा सा कमरा एक फ्लैट कर दो, वो ये नहीं कहते कि पूरी दुनिया उसके नाम कर दो, वो अपनी बेटी का सेफ साइड चाहते हैं। तो ये क्या बुरी बात है, क्यों बुरा लगता है आप लोगों को? कर देना, आपने क्या करना है, लेकिन आप लोगों के दिल बहुत छोटे हैं। मैं अपने अल्लाह मेरे बख्शे मेरे वालिद साहब को सगी खाला के घर में, तो वहाँ पे उनके कहीं मामू ने हल्की सी पिंच कर दी कि उन्होंने बोला इतने हज़ार तो मेरे अब्बू ने कहा लेके जाने के लिए आए, छोड़ने के लिए नहीं, डबल लिखो। ये मैं बात उनके वो सब वहाँ जितने बैठे थे ना सबके मुंह पे चुप लग गई। उन्होंने कहा ब्याह के लेके जाने के लिए आए, छोड़ने के लिए नहीं। तो नीयत कितनी ज़रूरी है। तो ये सारी बातें बड़ी काउंट करती हैं। आप उस बेटी को अच्छे तरीके से रखेंगे, कोई अपना घर बर्बाद करने के लिए शादी नहीं करता। ये बड़ा सोच के मैं कहती हूँ, हम बच्चियों से नहीं बच्चियों की किस्मतों से डरते हैं। ओवर टू यू, लास्ट मैसेज लेंगे। इस टॉपिक को हरेसमेंट के एक नए फेज़ में हम जाएंगे। नेक्स्ट जुमेरात को मेरा यही पैनल होगा। मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। एक मैसेज राहिल, ये कैमरा है, लास्ट मैसेज 1 मिनट का प्लीज़ जी। देखें, जैसे ये बात कर रही हैं, टोटल हमारा ह्यूमन राइट्स पे टॉपिक है कि हर एक को एस्पेक्ट को कंसीडर करना चाहिए, बच्चों से लेके जो फैमिलीज से रिलेटेड है कि हर बच्चे, सपोज़ आपके 3 चिल्ड्रन हैं तो आप उनके लिए सेम रेशो रखें, ताकि कल को बच्चों को ये ना आए कि भाई उसको मुझे साइकिल लेके दी, उसको बाइक ले दी, उसको कार ले दी, तो ये आ रहा होता है। बाकी जो हमारा एज अ होल टॉपिक है हमारा, वो कंसीडर करने के कि हर बंदा अपनी लिमिट्स में रहे और अपने डोमेन में रह के काम करे, अट्रैक्शंस की तरफ कम जाए, तो वो उसके लिए आसानी होगी लाइफ जीने के लिए। लेने को तो देखें वही है कि एक बंदे के पास जो है साइकिल है, एक के पास पराडो है, एक के पास हेलीकॉप्टर है। अब वो हमारे यहाँ जो मिस सभी ने बात की रेस वाली कहानी है ना, इस वजह से हमारे यहाँ जो आपस में रिश्तेदारियाँ भी ख़राब हो रही हैं, जेलसी का आंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड सोशल मीडिया बना हुआ है, इससे थोड़ा अवॉइड करें। अगर इसमें रहने से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लें, लर्निंग के लिए लें, सीखें, अच्छे के लिए सीखें, ताकि जो है ना आपके बच्चे और बच्चियों का जो इन्होंने कहा, मैं बीइंग टीचर अपनी हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप अपनी बैकअप रखो लाइफ में, ताकि बाद में आपको कुछ ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना कोर्सेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लें, ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट रहें इसके लिए। ओके, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट राहिल रहमान साहब थे। हम चलते हैं इरम की तरफ। हमारे साथ मौजूद है इरम सलीम साहबा। मैम आप लास्ट मैसेज प्लीज़, 1 मिनट। बिल्कुल, हरासमेंट के हवाले से। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक किया था वो हमने मियाँ बीवी का एक थोड़ा सा जी रिलेशंस की बात की। आज आपका ये जो टॉपिक था हकीकत में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और ह्यूमन राइट्स और राइट्स जो हैं वो सभी के हैं। बिल्कुल। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे माँ हो या बाप हो, चाहे वो दादा हो या दादी या नाना या नानी, हकूक़ सबके बराबर हैं। तो सभी के राइट्स देना सीखें, सबको उनके हुकूक देंगे तो मैं समझती हूँ चीज़ें अच्छी होंगी। हमारे इस्लाम बहुत खूबसूरत इस्लाम हमारा दीन है, तो खुदारा दीन पे चलें और दीन को देखते हुए अपनी फैमिली को लेके चलें। शादी करना बुरा नहीं है, चाहे 4 शादियां करें, लेकिन वहाँ पे उनके हुकूक पूरे दें, मसावी हुकूक। बिल्कुल ठीक है इरम, बहुत खूबसूरत रूबी हमारे साथ जो इरम सलीम साहबा, और उन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज दिया। आगे चलते हैं हमारे साथ एडवोकेट नजमा परवीन साहबा। मैम ये कैमरा प्लीज़। मेरा यहाँ पे सारे पेरेंट्स को सबको यही एक छोटा सा पैगाम है, खुदारा अपने बच्चों से प्यार करें, अपने घर में उनकी तरबियत अच्छी करें, उनकी बात को सुने। जो उन स्कूलों में उनके साथ हरासमेंट हो रही है, मदरसों में हो रही है, बाहर हो रही है, वो आपके साथ इतने वो हो, ट्रस्ट करें, हर बात आपके साथ आके शेयर करें, ताकि जो बाहर उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो होने के बाद आपको पता ना चले, आपको पहले से पता चले और आप इस चीज़ को एक क्योर करो, जाके इस मसले को हल करो, ना कि जान जाने के बाद या मसला बड़ा होने के बाद आपको पता चले। तो घर में इतना प्यार मोहब्बत से बच्चों को पालें, उनको तमीज़ और मैनर्स सिखाएं और इतना अपने दिल के करीब रखें कि हर बात वो आपके साथ आके शेयर करें, उनको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। छोटी से छोटी बात कुछ भी हुई है ना, वो आपको आगे बताएं, ताकि मसला ज़्यादा बड़ा होने से पहले ही हल हो जाए। बहुत प्यारी तो ये चीज़ आप ज़रूर करें अपने बच्चों के साथ, ये आज से ही करें। सोशल मीडिया का दौर हो या दौर कोई भी हो, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और उसको अपनी मर्जी से चलाना है। लोग नहीं चलाएंगे हमें, ना कोई शैतान चलाएगा, हमें अल्लाह चलाएगा। बस अपने अंदर एक ये चीज़ पैदा कर लें कि ये मेरी फैमिली है और मैंने इस तक ही रखना है। इन चीज़ों में ना जाएं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप कुछ भी कर लो।
لوگ آپ کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوں گے. بہت صحیح. تو بس اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں. گڈ ہو گیا. ہم چلتے ہیں آگے روبینہ شاہین صاحبہ کی طرف. جی میم پلیز. بالکل میں بھی ان کی باتوں سے ایگری کروں گی کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں والا سلوک کریں اور گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اگر باہر کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ آ کے سیدھا آپ کو بتائیں. یعنی دوستوں کی طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی رہیں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی رہیں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات گھر میں قائم کریں گے اور ان کو جو ہراسمنٹ ہے گھر میں نہیں ہونے دیں گے تو میرے خیال میں آپ اس اور معاشرے کو تو کیا آپ اپنے گھر کو تو بچا سکتے. ٹھیک. بہت شکریہ. میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں تمام مہمانوں کا. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ راحیل الرحمان بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ نجمہ پروین صاحبہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ روبینہ شاہین صاحبہ رائٹس ہیومن رائٹس پروٹیکشن سوشل جسٹس. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ارم سلیم صاحبہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن سوشل جسٹس پریزیڈنٹ سندھ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تمام مہمانوں کا شکریہ. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرف. اللہ حافظ.